हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पहले वीडियो में आपने देखा था कक्षा 12वीं बायोलॉजी का 12वीं जीव विज्ञान का पहला अध्याय का लगभग पहला कंटेंट देखे थे, शुरुआती 12वीं जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर हम पहले पाठ में जितना पढ़े थे उसके आगे जाएंगे। आपने पढ़ा था अलैंगिक जनन से हानियाँ तक पढ़े थे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा विशेषता हानियाँ तक, मतलब लाभ और हानि आज पढ़ना था, आपने विशेषताएं तक पढ़े थे। तो आज मैं बताऊँगा आपको अलैंगिक जनन के लाभ और हानि। अलैंगिक जनन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को बार बार देखिए, अपने जो भी कंटेंट आपके पास में है, जो भी पुस्तक की व्यवस्था है उससे आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लाभ और हानि। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है ना तो उससे जितना लाभ होता है कहीं ना कहीं हानि भी होती है। तो देखिए क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, काफ़ी सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें लाभ देखिए, ये एक जनक भाग लेता है इसमें, ये फ़ायदा है, एक जनक भाग लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं? एक जनक भाग लेता है। दूसरा, केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। असूत्री या समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, आपने पहले भी पढ़ा था इसमें कि अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लैंगिक मिलन होता नहीं इसमें। ठीक है, तीसरा, दूर तक फैलने में मदद करता है, मतलब अपनी जाति की अपनी संख्या को आसानी से फैला सकती है, दूर तक फैलने में मदद मिलती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लीजिए, अधिक संततियों को पैदा कर सकती है। ठीक है, अधिक संततियों को पैदा करती है, अधिक संततियों को पैदा करती है। नेक्स्ट, सबसे अच्छी बात तो ये प्रजनन की एक विधि है। ठीक है, प्रजनन की विधि है। ठीक है, कौन सी विधि? एक विधि है, मतलब प्रजनन की एक तरीका है, एक विधि है। ये हो गया आपका लाभ, समझ में आ गया होगा आपको। अब हानि देख लीजिए। ठीक है, याद रखना मैं यहाँ पर डिफरेंस नहीं दे रहा हूँ, अंतर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना? हानि देखेंगे। हानि मतलब क्या हानि हो सकता है अलैंगिक जनन करने से या करवाने से। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अलैंगिक जनन से बने जीव में वातावरणीय परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। मतलब मैं ऐसा लिखूँ इसमें, वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं होता। ठीक है, वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं होता। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता, सबसे अच्छी बात, क्योंकि एक जनक भाग लेता है। इसमें संलयन नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता। समझ में आया? युग्मक संलयन नहीं होता। जब युग्मक संलयन इसमें नहीं होता तो इस विधि में जो संतान बनते हैं वो आनुवंशिक पुनर्योजन और विभिन्नता नहीं करते या नहीं पाई जाएगी उसमें। मतलब संतान में आनुवंशिक पुनर्योजन का मतलब क्या होता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। आनुवंशिक पुनर्योजन एवं विभिन्नता नहीं पाई जाती, विभिन्नता नहीं पाई जाती। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा कर लीजिए, पूरा कर लेंगे उसको। आनुवंशिक पुनर्योजन का मतलब होता है आनुवंशिक रूप से गुणों में बदलाव नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता, उसमें विभिन्नता नहीं होता, जिससे नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती, जातियों में विकास नहीं होता, जाति वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाते। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसमें विकास की संभावना क्षीण होती है। मतलब इस प्रकार के अगर अलैंगिक जनन हो जाए तो विकास की संभावना बहुत कम होगी, विकास की संभावना क्षीण होती है, विकास की संभावना क्षीण होती है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका हानि। क्लियर है? ये हो गया लाभ और हानि। पेपर में कभी कभी पूछ देते हैं 3-4 नंबर में, तो इसको आप लोग तैयार करके रखोगे। विशेषता मैंने पहले ही बताया था। आगे आता है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार देखेंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन कई विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब ये काफ़ी लंबा चौड़ा कंटेंट है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे बताऊँ आपको। फिर भी
जैसा बन रहा है मैं वैसा बता रहा हूँ। अगर आप लोग समझते हैं तो मैं बोल के बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा तो उसके लिए भी बताइए, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे सिलेबस में उसके हिसाब से बताने का। तो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार में कई प्रकार की विधियाँ हैं, समझ रहे हो, कई प्रकार की विधियाँ हैं और उन विधियों के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर है। सबसे पहली विधि अपन ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाते हैं प्रकार में। सबसे पहला प्रकार विखंडन। विखंडन, ठीक है। विखंडन, विखंडन मतलब क्या होता है, डिटेल भी करते जा रहा हूँ। विखंडन का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में। समझ में आया क्या? एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा, एक कोशिका एक या अधिक भागों में टूट जाएगी, ठीक है। एक कोशिका एक से अधिक भागों में टूट जाएगी। ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। कोशिकीय जीव में होगा एक या अधिक टुकड़े बनेंगे इसके, एक या अधिक टुकड़े बनते हैं, ठीक है। ये हो गया विखंडन। प्रत्येक खंड से एक नया जीव बनता है, हर खंड से नया जीव बनेगा, हर खंड से नया जीव बनेगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसके दो प्रकार हैं, विखंडन के दो प्रकार हैं। फर्स्ट द्विविखंडन और सेकेंड बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। द्विविखंडन में क्या होता है, जो कोशिका रहती है, मैं छोटे से डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक है। आपने अमीबा देखे होंगे, अमीबा की स्ट्रक्चर देखे होंगे, इस प्रकार के अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बीच में एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। द्विविखंडन में क्या होता है, ये एक कोशिका धीरे धीरे करके दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दो कोशिका में कन्वर्ट होने से पहले उसमें आप संरचना देखेंगे, इस प्रकार की ऐसे खांच बनता है, ये ऐसे खांच बनता है, ठीक है। इस खांच के द्वारा वो धीरे धीरे करके अलग होता है। ये अमीबा, अमीबा का कोई वैसा निश्चित आकार नहीं होता, जैसा चाहे ऐसा बना सकते हैं। और ये जो सेंटर में जो केंद्रक दिखाई देता है ना, ये धीरे से ऐसे एक लेयर के द्वारा से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। बाद में जैसे ही ये अलग होगा, ये बीच से ब्रेक डाउन होता है, इस जगह से टूटता है, और जब टूटेगा तो क्या होगा, एक नई अमीबा का निर्माण होगा। प्रत्येक खंड से एक नई अमीबा का ऐसा निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया, एक ये फर्स्ट, और इधर भी ठीक वैसे ही ये सेकंड, दो अमीबा का निर्माण होगा। ये द्विविखंडन, दो भागों में टूट गया। समझ में आ गया, समझ में आया ना, द्विविखंडन, ठीक है। इसको बोलते हैं सरल या अनियमित द्विविखंडन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अमीबा का उदाहरण है ना, किसका उदाहरण है ये, अमीबा। ऐसे ही विखंडन होता है पैरामीशियम में भी होता है, सॉरी यूग्लिना में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। समझ में आया ना, यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन उसके अलग अलग नाम है। जैसे अमीबा में हुआ तो इसको सरल बोलते हैं, अमीबा में जो अमीबी कोशिका में जो होगा उसको सरल बोलेंगे, ठीक है। यूग्लिना कोशिका में जो होता है उसको लंबवत बोलेंगे, क्योंकि उसकी आकृति कैसी होती है, लंबी लंबी दिखाई देती है, चपटे चपटे, ठीक है। समझ में आया नहीं। प्लेन एरिया देखे होंगे, चपटे चपटे कृमि के रूप में रहते हैं प्लेन एरिया, तो उसमें तिर्यक होगा। तिर्यक होगा का मतलब ऐसे लंबे जो संरचना बनेगी उसमें बीच से डिसेक्ट होगा, ठीक है। आखिर में आता है अनुप्रस्थ विखंडन। अनुप्रस्थ विखंडन में क्या होता है, बीचों बीच दो भागों में बढ़ जाती है। ये होता है पैरामीशियम में होता है, मतलब देह के अनुप्रस्थ अक्ष से गुजरता है, ऐसा लिखा है विभाजन। देह के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब साइड वाले एक हिस्से से गुजरता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो ये हो गया द्विविखंडन। उसके बाद में आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन में आपको देखने को मिलेगा, बहुविखंडन अमीबा पैरामीशियम में भी होता है, मोनोसिस्ट में भी होता है। समझ रहे हो ना, बहुविखंडन अमीबा पैरामीशियम में भी होता है, मोनोसिस्ट में भी होता है। ये कैसे होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है। कैसे होगा, देखिए बहुविखंडन, बहुविखंडन मतलब लगातार कई बार विभाजित होकर अनेक पुत्री नाभिक बनाता है, अनेक डॉटर सेल्स का निर्माण करता है, और हर नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, हर नाभिक के चारों ओर क्या जमा हो जाएगा, कोशिका द्रव्य जमा हो जाएगा। प्लाज्मोडियम देख लीजिए, एक प्लाज्मोडियम की कोशिका है,
ठीक है। यहाँ पर है आपका कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भरा हुआ है। धीरे धीरे करके इसकी जो एक केंद्रक है अचानक किसी कारणवश या अनुकूल वातावरण के कारण या अनियमितता के कारण ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं संरचना बना लेती है। मतलब ये जो संरचना बन रही है ये है जीव द्रव्य का और अंदर है एक केंद्रक, ठीक है। बाद में ये जो आपस में मिली हुई दिखाई देती है ये आकार में बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार में बढ़ जाता है। आकार में बढ़ जाता है मतलब ऐसा बढ़ जाता है और ये संरचना क्या हो जाता है? बाद में अलग हो जाती है। प्रत्येक कोशिका प्रत्येक संरचना से एक नई जीव बन जाती है। सारे से न्यू एनिमल बन जाते हैं, एनिमल पैदा हो जाते हैं। किसका? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जानते होंगे आप लोग, एक प्रकार का पैरासाइट है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जानते हैं ना, एक प्रकार का पैरासाइट है जो जिसके हमारे बॉडी में पहुंचने से क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। दूसरा आता है मुकुलन या बडिंग, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे मुकुलन या छोटी क्लास में सुने होंगे। मुकुलन या बडिंग बोलते हैं इसको। बडिंग। विखंडन को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में फीजन, बाई फीजन बोल सकते हैं इसको। FISSION, फीजन बोलेंगे इसको। मुकुलन, बडिंग। बडिंग या मुकुलन में क्या होता है? आपने हाइड्रा देखे होंगे, साइकान देखे होंगे। ये प्रजनन की वह विशिष्ट विधि है जैसे कुछ चपटे कृमि में है, हाइड्रा में है, प्लेनेरिया में है, साइकान मैंने पहले ही कहा, ठीक है ना। कुछ एनेलिड्स है, कुछ ट्यूनिकेट्स है। सब में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है। मुकुलन के द्वारा कैसे होती है? जैसे एक हाइड्रा देखें हम लोग, मुकुलन, ठीक है। एक हाइड्रा की संरचना यहाँ पर ऐसा टेंटिकल या स्पर्शक ऐसा लगे होते हैं, इस प्रकार के टेंटिकल या स्पर्शक। अब क्या होता है यहाँ पर इस जगह पर, इस हिस्से पर हल्का सा ऐसा उभार बनेगा, ऐसा उभार बनता है, ठीक है। बड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बड, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ये जो उभार है वो क्या हो जाएगा? जी उभार और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इस प्रकार की ऐसे कलिका नुमा संरचना में ऐसा उभर जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं अल्टीमेटली डेवलप्ड बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली डेवलप्ड बड, ठीक है। बाद में क्या होता है? ये जो कलिका है, ये जो बड है, ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है का मतलब क्या होगा? इस हिस्से से अलग हो जाता है। इस हिस्से से अलग होकर यहाँ पर फिर ऐसी नई संरचनाएं बन जाती है, ठीक है। ऐसी नई संरचना बना लेती है। अर्थात एक जो पुराना हाइड्रा था उससे न्यू हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया? न्यू हाइड्रा बन गए, ये न्यू, ठीक है। ये होता है बडिंग या मुकुलन। समझ में आ गया? बडिंग या मुकुलन हो जाता है। जल्दी से हम देखते हैं। और तीसरा प्लाज्मोटोमी के द्वारा। प्लाज्मोटोमी मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मीन्स क्या होता है? प्लाज्मा मीन्स क्या होता है? जीव द्रव्य। अर्थात प्लाज्मोटोमी का मतलब क्या होता है? जीव द्रव्य के द्वारा विखंडन। ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जीव द्रव्य के द्वारा। किसके द्वारा? जीव द्रव्य के द्वारा। कुछ जंतु जगत के प्रोटोजोआ वाले जो हरित लवक विहीन जंतु है उनको इस श्रेणी में रखते हैं। एक कोशिकीय जंतु समान पोषण करते हैं, ठीक है। बहुकेंद्र की जीवों में पाया जाता है, ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहले किस में रखे थे? द्विजगत वर्गीकरण के अनुसार एक कोशिकीय पोषण करने वाले हरित लवक विहीन जंतुओं को जीव जगत में आप एक संघ पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, उसमें रखे थे। लेकिन अब उसे बहुकेंद्रकीय जीवों में चूँकि बहुकेंद्रकीय पाया जाता है इसलिए उन्हें अब अलग संघ में रख दिया गया, अलग जगत में रख दिया गया है, ठीक है। इनके शरीर का जो जीव द्रव्य होता है दो भागों में, दो जीवों में बढ़ जाता है। जीव द्रव्य विभाजित होकर किस में बढ़ जाता है? दो जीवों में बढ़ जाता है। बाद में विभाजित होकर पहले जैसी संख्या प्राप्त कर लेता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं इसमें पॉलीमिक्सा, इसका उदाहरण है पॉलीमिक्सा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसका जो जीव द्रव्य होगा दो भागों में बढ़कर नई नई प्रकार के जातीय संख्या बना लेता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है गेम्यूल के द्वारा, बाय गेम्यूल्स, गेम्यूल को द्वारा, बाय गेम्यूल्स,
ठीक है। गेम्यूल के द्वारा का मतलब ये भी अलैंगिक जनन की एक विशिष्ट प्रकार की विधि है, जिसमें गेम्यूल का मतलब होता है स्टेटोब्लास्ट, या ऐसा लिख देते हैं अपन स्टेटोब्लास्ट या गेम्यूल। स्टेटोब्लास्ट या गेम्यूल को हम ऐसा समझे कि गोलाकार कोशिका, सर्कुलर, कैसी कोशिका, गोलाकार कोशिका निर्मित होती है। उसमें क्या निर्मित होती है, गोलाकार कोशिका बनती है। ठीक है। जब किन्हीं कारण से जीव की जनक की मृत्यु हो जाती है तो वो अनुकूल परिस्थिति पाकर इस प्रकार की रचनाएं बनाती है, गोलाकार रचनाएं बनाती है, और उसके शरीर के चारों तरफ कटीला, स्टेटोब्लास्ट के चारों तरफ एक चिकना काटिना सुरक्षात्मक आवरण बना देता है, और आखिर में एक नई कोशिका बना देता है। ये जो संरचना होती है ये स्पंज या पोरिफरस में होता है, जैसे स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमिक्सा था प्लाज्मोटोमी का, और इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला देखे होंगे आपने, ठीक है। नहीं देखे हैं तो आपके लिए बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, समस्या हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन बोलते हैं जिसको, रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन इससे पहले कभी सुने थे क्या? फ्रेगमेंटेशन में होता है खंडी भवन, खंड खंड अलग होना, टूटना, ठीक है ना। और रीजनरेशन मतलब क्या होता है, पुनरुद्ध भवन, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। ठीक है। ये भी अलैंगिक प्रजनन की विशिष्ट विधि है, जिसमें जब वह विधि है जिसमें जब जंतु की शरीर का कोई अंग टूट जाता है किन्हीं कारणवश, कट जाता है या काटा जाता है, हम जानबूझ के उसको काट देते हैं, तो वही टुकड़ा विकसित होकर नया जंतु बना देता है। रीजनरेशन मतलब याद रखना कि हर टूटे हुए, हर अलग शरीर से अलग हुए खंड नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा कुछ प्रोटोजोअन स्पंज एंड देन स्पंज, सिलेंट्रेट्स भी मिलेगा इसमें। ठीक है। अब प्रोटोजोआ, स्पंज और सिलिंट्रेटा, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थ में भी कुछ मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थ जैसे प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ है प्लेटीहेल्मिन्थ चपटे कृमि में मिलता है। मतलब अगर इसके अंग को आप काट के अलग कर दोगे ना तो ये नया जीव बनाने की क्षमता रखता है। ये समझ में आ गया, ये नया जीव बनाने की क्षमता रखता है। और अंत में आता है जैसे दिया हुआ है उसके आधार पर अलैंगिक जनन के विधि में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, क्या फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, बाई स्पोर्स बोलते हैं जिसको हम लोग, स्पोर्स के द्वारा, बाई स्पोर्स। ठीक है, बीजाणु के द्वारा, हिंदी में इसको बोलते हैं बीजाणु, बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है। तो बीजाणु क्या होता है, बीजाणु जो होता है अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है मतलब काफ़ी माइक्रो होता है, माइक्रो संरचना वाला होता है, माइक्रोन संरचना बोल सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। ठीक है। ये हमेशा एक कोशिकीय प्रकार के जीवों में जिसमें पतली भित्ति वाली संरचनाएं बनती है उसमें अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। क्योंकि ये जो संरचना पढ़ रहे हैं आप स्पोर्स या अलैंगिक जनन, ये ओनली प्लांट में मिलेगी आपको, प्लांट में। ठीक है। ज़्यादा मात्रा में किस में मिलेगा, प्लांट में। प्लांट के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। जैसे कौन कौन से देख लीजिए आप, ये फंगस को क्या बोलते हैं आप लोग, कवक, एल्गी, शैवाल, एंड देन प्रोटिस्ट जगत, और कुछ मोनेरा जगत मिलते हैं। ठीक है। पूरे प्लांट फैमिली का नाम आ गया। अब बोलेंगे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा प्लांट है क्या? प्लांट भले ही नहीं है, ठीक है ना, प्लांट भले ही नहीं, जैसे ये पतली भित्ति वाली संरचना है, ठीक है ना, ये भी पतली भित्ति वाली संरचना है, लेकिन जो मोनेरा जगत के जीव है ये तो एक कोशिकी है ना। मैंने शुरुआत डिस्क्रिप्शन में कहा था बीजाणुओं के में कि बीजाणु काफ़ी छोटे एक कोशिकी पतली भित्ति वाली संरचना वाले जीवों के अंदर या सजीवों के अंदर बहुत सारे बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु विकसित होकर नए पौधों को जन्म देता है या नई जीवों को जन्म देता है, ऐसा कहें, समझ में आया। तो जिसमें कशाभिकाएँ पाई जाती है उसको जूस्पोर्स बोलते हैं, कशाभिका जिसमें पाई जाती है उसको जूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है। ये चल बीजाणु के रूप में भी होता है जो स्पोर्स,
ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कुछ पादप में, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास सबसे सूक्ष्म पादप में इसकी गिनती आती है। एंड देन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये कशाभिका वाले हैं, ठीक है। और कशाभिका से रहित अर्थात फ्लैजिलालेस, कशाभिका रहित, कशाभिका रहित में जिसमें अचल बीजाणु बनता है, कशाभिका रहित अचल बीजाणु को कहते हैं, ठीक है। एकाइनीट का निर्माण होता है इसमें, एकाइनीट, ठीक है, एकाइनेट्स का निर्माण होता है। एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण होता है इसमें, एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण होता है। कोनिडिया का निर्माण होता है, हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है, इत्यादि, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी पढ़ा अलैंगिक जनन की विधि। उसमें बहुत सारे तथ्य मिले होंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होंगी। इन सबको बार बार आप रिपीट करिए, रिवाइज करिए। अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक यू।